हेलो दोस्तों, अपना नया लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है द मुगल एम्पायर फॉर क्लास नाइन्थ, आईसीएससी बोर्ड फॉर क्लास नाइन्थ। ये चैप्टर है 9, ठीक है। चैप्टर नेम है द मुगल एम्पायर हिस्ट्री। और जिसका ऑब्जेक्टिव होगा वो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर करनी है, ठीक है। और जो जितने भी मुगल एम्पायर के मेन मेन पॉइंट्स है वो सब हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ क्लास नाइन्थ आईसीएससी बोर्ड। और ये वेरियस कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज अबाउट मी, आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट होता है अपना चैप्टर द मुगल एम्पायर। क्या था द वीकनेस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जैसे कि अभी लास्ट चैप्टर हम लोगों ने देखा था दिल्ली सल्तनत का, उसकी कुछ वीकनेस थी। उसके जो लास्ट के जो एम्पर थे वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुके थे। पॉलिटिकल डिसयूनिटी देर आफ्टर लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। ये जो डिसयूनिटी थी, फूट पड़ गई, पॉलिटिकल फूट थी, आपस में ही फूट पड़ गई, तो काफ़ी शक्तियाँ कम हो चुकी थी। उनकी जो पावर थी, पावर कम हो गई। जब कोई चीज़ टूटेगी तो पावर कम हो जाएगी। उसका फ़ायदा उठाया मुगलों ने और रूल किया इंडिया में, ठीक है ना। द मुगल एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय बाबर। बाबर जिसने किसको हराया था? इब्राहिम लोधी को। लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ठीक है ना। कहाँ पे? द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। लास्ट चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, ठीक है। अब हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सोर्सेज भी देखते हैं। सोर्सेज क्या हैं? द सोर्स ऑफ मुगल एरा इंक्लूड क्रॉनिकल्स, अकाउंट ऑफ फॉरनर्स, क्वाइंस, मॉन्यूमेंट्स, रॉयल ऑर्डर्स, हिस्टोरिकल लेटर्स, रिलीजियस लिटरेचर एंड इंस्क्रिप्शंस। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं लिटरेरी सोर्सेज में। मैनी लिटरेरी सोर्स लाइक तुजुक ए बाबरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुजुक ए बाबरी रिटन बाय तुजुक ए बाबरी रिटन बाय बाबर। ये बाबर ने लिखा था, लैंग्वेज थी टर्किश लैंग्वेज में लिखा था बाबर ने, ठीक है। ये इसकी ऑटोबायोग्राफी है ये। फिर आईने अकबरी लिखा किसने? आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा अबुल फजल ने। अकबर का दरबारी था ये, अबुल फजल। नाम याद रखना आपको, अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों ये अबुल फजल ने लिखा है। फिर मुंतकाब उल तवारिख, ये लिखा है बदायूनी ने। बदायूनी इसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा टफ हो सकता है जो पहली बार पढ़ रहा है। तारीख अल्फी, ये लिखा है मुल्ला दौद ने, मुल्ला दौद, ठीक है। एंड शाहजहां नमा, शाहजहां नामा, ठीक है। नमा नहीं, नामा है, नामा। शाहजहां नामा लिखा है इनायत खान ने। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशन विच एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम, वो हम लोग को यहाँ से मिल जाता है। आईन अकबरी किसने लिखा? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, अबुल फजल ने। हु वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ अकबर। अकबर के 9 रतन थे। 9 रतन मतलब 9 ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको इन्होंने रतन बना दिए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा खास अकबर के लिए। उसमें से एक अबुल फजल भी था, ठीक है, जिसने आईन अकबरी लिखी। द आईन अकबरी इज डिवाइडेड इंटू 5 बुक्स, जो कि 5 बुक्स में डिवाइड है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द इम्पीरियल हाउस होल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ सेवरल डिपार्टमेंट, सर्वेंट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। इसमें दिया हुआ आईन अकबरी में इन सब के बारे में, ठीक है। फिर मॉन्यूमेंट्स में देखते हैं हम लोग क्या दिखा यहाँ पे। मुगल एम्परर बिल्ड सेवरल ग्रांड मॉन्यूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स बिल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, आप जाइए दिल्ली पे, आगरा में, फतेहपुर में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे जो कि मुगलों के द्वारा बनवाए गए। जैसे बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, पैलेस ऑफ जोधाबाई, जामा मस्जिद, ताजमहल, रेड फोर्ट एंड पर्ल मॉस्क। आइए देखते। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ये है नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट्स, किसने बनाया, बिल्डर, लोकेशन और उसका कुछ फीचर, ठीक है। देखिए, अच्छा, हुमायूं टॉम, ये आपको हुमायूं टॉम दिख रहा है, ये हुमायूं टॉम है, ठीक है। बिल्डर कौन था? इट वॉज बिल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ हमीदा बानो बेगम। ये हुमायूं की वाइफ थी। इनके सुपरविजन, ये बनाने के लिए नहीं गए थे, इनके सुपरविजन में बना, इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया,
ठीक है, कहाँ पे है, लोकेशन दिल्ली पे है। फीचर क्या है इसके, द मेन बिल्डिंग स्टैंड ऑन 8.5 मीटर हाई प्लेटफॉर्म एंड हैज़ अ आर्कवे। आर्कवे क्या होता है, एक तरह का माला होता है इधर बना हुआ आर्कवे ऑन इट्स साइड, दिख रहा है ना ये। द स्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड अ प्रेक्यूरसर ऑफ ताजमहल, मतलब कि उसके जैसे ही दिखने वाला है, उसी का आगे कह सकते हैं। अगर आप ताजमहल गए होंगे तो उसका आपको ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ पे मिलेगा। अभी ताजमहल अभी आगे आएगा तब दिखाते हैं। फिर आता है फतेहपुर सीकरी। आइए, अच्छा, फतेहपुर सीकरी जगह है, वहाँ पे अकबर ने बहुत सारे बनवाए चीज़ें। अभी देखते क्या क्या, जो कि आगरा से 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इट वॉज ग्रैंड पैलेस वेयर अकबर कोर्ट फंक्शन फॉर अ फ्यू ईयर अंटिल द सिटी वॉज abandoned. Some monuments located in फतेहपुर सीकरी आर द पंचमहल। देखिए ये पंचमहल है, ठीक है, पंचमहल है, 5 बिल्डिंग दिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5। ऐसे ही बुलंद दरवाज़ा, ये है आपका बुलंद दरवाज़ा, ठीक है, बुलंद दरवाज़ा दिख रहा है, काफ़ी बुलंद का मतलब होता है बड़ा। देखिए बुलंद मतलब बड़ा और मजबूत टाइप का कहा जाता है, ये बुलंद दरवाज़ा। फिर दीवाने आम, ये दीवाने आम है जहाँ पे नॉर्मल बातें सुनी जाती थी। एक है दीवाने खास, ठीक है, ये दीवाने खास है जहाँ पे इनके ब्यूरोक्रेट्स और इम्पोर्टेंट पर्सन लोग अपनी मीटिंग करते थे। फिर जोधा भाई पैलेस, ये है जोधा भाई पैलेस, ठीक है, और राजा बीरबल होम, ये है राजा बीरबल होम। चलिए थोड़ा ऊपर करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये राजा बीरबल का घर है, जोधा भाई पैलेस, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, दीवाने आम, दीवाने खास। अच्छा आइए आगरा फोर्ट देखते हैं हम लोग। ये है आगरा फोर्ट, किसने बनवाया, अकबर ने। कहाँ बनवाया, आगरा में। इट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन होता है बलुआ पत्थर, रेड सैंडस्टोन का बना हुआ। अगर आप लोग आगरा गए होंगे तो जरूर घूमे होंगे यहाँ पे। ये दिखने में ऐसा भी दिखता है और अंदर जब जाएंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो और भी इसने चीज़ें बनवाई, जैसे कि दीवाने आम दीवाने खास इसने बनवाया, मोती मस्जिद बनवाया, और भी बहुत सारे यहाँ पे डेकोरेटिंग लिविंग थे, जैसे कि एलिफेंट, ड्रैगन, बर्ड और किसके यहाँ पे वॉल पे कुछ उसके डिज़ाइन मिलती हैं। फिर ताजमहल, ताजमहल ज़्यादातर लोग ने ज़रूर देखा होगा। ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहाँ ने। बचपन से बच्चों को पढ़ाया था ताजमहल शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में बनवाया, ठीक है। आगरा लोकेशन इसकी। फीचर क्या है, द मॉन्यूमेंट्स वॉज डिजाइन बाय उस्ताद ईसा, नाम याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस्ताद ईसा, हो सकता है बुक में ना मिले। इज मेड ऑफ वाइट मार्बल, देखिए आपको वाइट मार्बल दिख रहा है ना ये। द ताज महल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म विथ माइनरेट्स ऑन ऑल 4 साइड, ठीक है। तो देखिए आपको दिख जाएंगे, ये ताजमहल है, 4 उसके मीनारे हैं अगल बगल, ठीक है। ये इसका एंट्री पॉइंट है, ये जो है ये वाला, ये इसका एंट्री पॉइंट है, सॉरी एंट्री पॉइंट ये है। ये जब आप ताजमहल जाएंगे तो आपको यहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको ये व्यू दिखता है, ये वाला व्यू दिखता है, ठीक है। और ताजमहल के लेफ्ट और राइट में बिल्डिंग बनी हुई है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अगर आप लोग ताजमहल गए हो या कभी जाने की सोच रहे हो, तो जब आप अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाएंगे, तो आपको ऐसे वॉल दिखेगी, अंदर अंधेरा होता है, और वहाँ पे आप मोबाइल की फ्लैश से इसमें लाइट लगाइएगा। तो देखिए ये जितने जितने पार्ट में से लाइट जाएगी उतना पार्ट, मतलब कि जो जो कट होगा वो पूरा चमक जाएगा। तो इसलिए जब ताजमहल होता है, जब पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है जब, तब इसके रेट बहुत बढ़ जाते हैं। नॉर्मली इसका टिकट मुझे नहीं याद है कितना, 50-60 रुपये का, उस दिन 500 से ऊपर हो जाता है। ये अपर व्यू है, ये दोनों अपर व्यू हैं। अब ऊपर से कैसा दिखता है, ये देखिए पीछे यमुना बह रही है, ये मस्जिद है एक, और ये यहाँ पे मस्जिद इसे बना हुआ है, दोनों चीज़ें, ठीक है। फिर जामा मस्जिद का किसने बनवाया, शाहजहाँ ने, दिल्ली में बनवाया। इट इज़ द बिगेस्ट मॉस्क इन इंडिया, सबसे बड़ी मस्जिद है ये इंडिया की, ये इसका एंट्री पॉइंट है, ठीक है। रेड फोर्ट,
रेड फोर्ट बनवाया शाहजहां ने, कहाँ, दिल्ली पे। इट इज़ मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ठीक है। अब अगर जब आप लोग आगे हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी तो क्लास 9th में, इन केस अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री पढ़ी तो आपको इसका आर्किटेक्चर भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मुगल आर्किटेक्चर्स क्या थे, इनकी खास बात क्या थी। तो इसमें से खास बात ये भी थी, इनके जो आर्किटेक्चर होते थे एक रिवर के साइड में हुआ करते थे, और उसमें अंदर गार्डन होते थे ऐसे क्रॉस में। ठीक है, वो आपको ताजमहल में जरूर दिखाई पड़ेगा। गार्डन की खास बात है। फिर उसने भी दीवाने खास बनवाया। द पिकॉक थ्रोन वॉज प्लेस्ड इन दीवाने खास। दीवाने खास में पिकॉक थ्रोन रखा गया। पिकॉक थ्रोन क्या था, वो था, क्या कहते हैं, सिंहासन, मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं। फिर लेटर औरंगजेब बिल्ड मोती मस्जिद मेड ऑन ऑफ वाइट मार्बल। ये रेड रेड सैंडस्टोन के थे, फिर उसने वाइट मार्बल का बनवाया इन द रेड फोर्ट। अब देख सकते हैं रेड फोर्ट का ये एक तरह से मैप टाइप का है, ये दिख रहा है कितना बड़ा बना हुआ है। ठीक है, फिर स्टार्ट होता है मुगल डायनेस्टी। चलिए स्टार्ट करते हैं मुगल डायनेस्टी। बाबर कौन था, बाबर वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज फादर साइड, मतलब फादर साइड से वो तैमूर वंश का था और मदर साइड से वो चंगेज खां के वंश का था। दोनों ही खतरनाक वंश थे। ठीक है, ही वॉज अ रूलर ऑफ फरगना who later captured Kabul. He was invited by दौलत खान। दौलत खान ने इसको इनवाइट किया था कि आओ लोधी से लड़ो, आके इसको हराओ, इब्राहिम लोधी को। तो ये आया, इब्राहिम लोधी को हराया। देन फ्रॉम द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, अभी पीछे पड़ गया था, पीछे पड़ गया था हम लोग। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर। इब्राहिम लोधी बाबर के बीच में जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, कब हुई, 1526 में। बाबर डिफीटेड लोधी एंड एक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। बाबर ने हराया और आगरा और दिल्ली में अपना कब्जा जमा लिया। इमीडिएटली आफ्टर इस विक्ट्री, इसके बाद फिर इसने लगातार इन्वेजन हुए, फाइट किया। बाबर हैड टू फाइट अ फियर्स बैटल, मतलब खतरनाक बैटल्स हुई है ना। फिर किससे हुई, राणा सांगा से, मेवाड़ पे। ठीक है, बैटल ऑफ मेवाड़ हुई 1 साल बाद। ठीक है, कहाँ पे, 1526 खानवा। ये इसको बैटल ऑफ खानवा नाम से ज़्यादा फेमस है ये। आफ्टर डिफीटिंग राणा सांगा, बाबर सिक्योर्ड स्ट्रेंथन हिज पोजीशन इन दिल्ली एंड आगरा। राणा सांगा सच में बहुत बहुत ही बहादुर इंसान थे, जिन्होंने सब बहुत खतरनाक तरीके से लड़ाई करी, लेकिन फिर भी राणा सांगा नहीं जीत पाए, क्योंकि बाबर के पास तोप खाने थे। तोप खाने मतलब जो तोप होती हैं, तोप से सब काम करता था। इनके पास तोप नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत बहादुरी से लड़े। बाबर ऑल्सो हैड टू फाइट द बैटल ऑफ घाघरा अगेंस्ट अफगान आर्मीज। देखो बाबर ने लगातार 4-5 लड़ाइयाँ करी। He was, however, not able to register comprehensive victory against the Afghans. बाबर died in 1530. बाबर मर जाता है। Although he laid the foundation of Mughal rule in India, इसने क्या किया, मुगल रूल की फाउंडेशन इंडिया पे डाल दी थी। He was not able to consolidate the empire and administration of the country. इसके बाद कौन आता है, इसके बाद इसका लड़का है। इसके 4 लड़के थे। 4 लड़के में जो सबसे बड़ा था हुमायूं। इसके 4 लड़के थे कामरान। इसके 4 लड़के थे कामरान, हुमायूं, अस्करी और हिंदाल। ठीक है, उसमें से सेकंड नंबर में हुमायूं जो था वो बना, हुमायूं। ठीक है, हुमायूं असेंडेड द थ्रोन इन 1530। ही वॉज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी। देखो शेर शाह सूरी, सूरी डायनेस्टी का आया, इसने इसको डिफीट किया, हराया, और ये डर के भाग गया। एन अफगान चीफ एट कन्नौज इन 1540। हुमायूं मैनेज टू एस्केप एंड टुक शेल्टर इन पर्शिया। भाग गया पर्शिया ये। ठीक है, शेर शाह सूरी वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड बिल्ट अ ग्रांड ट्रक रोड। जीटी रोड जो आपने सुनी होगी, जीटी रोड कानपुर से भी निकलती है, इलाहाबाद से भी निकलती है, काफ़ी लंबी जीटी रोड है, जिसको अब NH
NH-19 नाम से फेमस है। इसको अभी भी कुछ लोग NH-2 नाम से जानते हैं, ठीक है। NH-2 नाम पुराना है, नया नाम है NH-19 जो अपने कानपुर से निकलती है, ठीक है। इलाहाबाद जाने के लिए आपको NH-19 ही पकड़नी पड़ेगी, वही GT रोड है। शेर शाह सूरी डाइड while इंस्पेक्टिंग गन पावर इन वन ऑफ हिज फोर्ट्स, हिज सक्सेसर वर वीक। देखो शेरशाह सूरी एक मतलब कि एक ऐसी मौत मरता जो नहीं मरना चाहिए था, उसके सक्सेसर भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थे। हुमायूं कंकर्ड काबुल एंड कांधार विद द हेल्प ऑफ शाह ऑफ पर्शिया। अब शाह ऑफ पर्शिया से मिल करके इसने कांधार और काबुल पे जीता, और उसको पता चला कि दिल्ली कमज़ोर हो गई तो वापस फिर से दिल्ली आ गया। देन अगेन कैप्चर दिल्ली इन 1555, ठीक है। However, he was able to rule only for 1 year and died in 1556। एक साल बाद इसकी भी मौत हो जाती है अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। कहाँ पे? पुराना किला पे, ठीक है। फिर आता है इसका लड़का अकबर। अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल रूलर इन इंडिया। ऐसा माना जाता है कि अकबर ग्रेटेस्ट था, इसके पीरियड को गोल्डन एज ऑफ मुगल एरा माना जाता है, ठीक है। ही असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 13 ईयर। अगर आपने अकबर की कोई मूवी देखी होगी तो उसमें दिखाया गया, जोधा अकबर में भी दिखाया गया, 13 ईयर की एज में था। और उसका ट्यूटर कौन था? बैरम खान। बैरम खान जो था उसने इसको पूरा गाइड किया, पूरी तरीके से इसको संभाला। अकबर कंकर्ड सेवरल इंडियन स्टेट्स। ही कैप्चर्ड मालवा, गोंडवाना, गुजरात, कश्मीर एंड काबुल। इसने इतने इतने एरिए पे अपना कब्जा जमा लिया। देन एनेक्स वेरियस स्टेट इन द डेक्कन। डेक्कन पे जाके इसने अपनी जीत हासिल करी। एट द टाइम ऑफ अकबर्स डेथ हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल एंड कांधार इन द वेस्ट। अब वेस्ट में जाएंगे तो काबुल और कांधार तक से फैला था। असम ईस्ट में, मतलब कि ऊपर का जो इंडिया था वो पूरा इंडिया इसने ऊपर का, ये अगर मैं थोड़ा सा मैप दिखाऊं आपको, ऐसे करके, तो इधर से लेकर के इधर तक तो ये तो पूरा फैला हुआ था। हिज एम्पायर encompassed अहमदनगर, खानदेश एंड बेरार इन द डेक्कन। ही ऑल्सो सबड्यूड मैनी राजपूत प्रिंसेस एक्सेप्ट मेवाड़, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे राजपूत के साथ भी इसने अपने रिलेशन अच्छे करने की कोशिश करी, तो उनके कुछ ज़मीन भी अपने अधीन कर रखा था। अब देखिए ये है बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फाउट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप इन 1576 में होती है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। नाम याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। The latter fled the battlefield because he was inflicted with heavy wounds, ठीक है। तो वो महाराणा प्रताप के पास बहुत सारे हैवी, मतलब जख्म इतने ज़्यादा हो गए थे कि मुश्किल बच नहीं पाया वो। अब देखिए अकबर की राजपूत पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर पता नहीं कितनी मूवी बनी है, और मूवी में ज़्यादातर सच्चाई नहीं दिखाई जाती है। अकबर रियलाइज द राजपूत वर द पावरफुल फोर्स इन इंडिया। अकबर को पता चल गया कि राजपूत पावरफुल हैं, इनसे लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं है। इट वॉज डिफिकल्ट टू रूल द एम्पायर विदाउट देयर हेल्प एंड कॉपरेशन। बिना कॉपरेशन, बिना इनकी हेल्प से रूल करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो उसने क्या किया? उसने उनसे फ्रेंडशिप करी। टू फर्दर स्ट्रेंथन देयर फ्रेंडशिप ही एंटर्ड मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है? राजपूतों से इसने शादी करी और अपने रिलेशन अच्छे करे, ठीक है। द राजपूत वर गिवन एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन द इम्पीरियल कोर्ट। देखिए इससे पहले जितने भी मुगल एम्परर आए वो इतने ज़्यादा उदार नहीं थे, मतलब इतने ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं बनाए उन्होंने राजपूतों से। तो राजपूत भी बहुत खुश हुए इसके रिलेशन से, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस दी। एंड मैनी राजपूत प्रिंसेस वर मेड मेंस बार, ठीक है। By taking these steps, he was able to reduce and end the century-old animosities which existed between Muslim and Rajput। मुस्लिम और राजपूत की जो पुरानी दुश्मनी थी, इसने उसको ख़त्म करने की कोशिश की। Because the Rajput were made equal partners in Mughal government, it greatly helped the growth
ऑफ कंपोजिट कल्चर इन इंडिया। ये जो था ना इक्वल पार्टनर, मतलब कि इसने बराबरी दे दी थी, तो इससे क्या हुआ, जो दोनों के कल्चर काफ़ी अच्छे से ग्रो करे, रिलेशन भी अच्छे हुए। अब क्या हुआ, जब ये अकबर जब नहीं रहा तो उसको सक्सीड किया जहांगीर ने। ऑल्दो ही हैड इनहेरिटेड मैनी क्वालिटीज ऑफ अकबर, मतलब कि अकबर की क्वालिटी इसमें उसको मिली ही, विरासत में बहुत सारी चीज़ें मिली। हिज मिलिट्री अचीवमेंट वर नॉट एज ग्रेट एज दोज ऑफ अकबर, इसकी मिलिट्री अचीवमेंट इतनी अच्छी नहीं थी। जहांगीर वॉज मैरिड टू नूर जहां हु बिकेम इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल इन द लेटर ईयर। नूर जहां शादी करने के बाद ही पावरफुल हुआ, क्यों, क्योंकि नूर जहां के रिश्तेदार जो थे वो खुद बहुत पावरफुल थे। हर रिलेटिव ऑक्यूपाइड डोमिनेंट पोजीशन इन द कोर्ट, समझ में आया ना, उनके जो रिलेटिव थे नूर जहां के बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे थे कोर्ट पे, तो वो जब शादी होती है तो ये सब भी जहांगीर को सपोर्ट करने लगे, तो इसकी पावर बढ़ गई। शी ऑल्सो स्ट्रक क्वाइंस इन हर नेम, ऑल द रॉयल फॉर्मर्स कैरीड हर नेम अलॉन्ग विद द इंपीरियल सिग्नेचर। ठीक है, जहांगीर वॉज फेमस फॉर चेन ऑफ जस्टिस, इसने क्या किया अपने दरबार में चेन जस्टिस, मतलब न्याय की घंटी कह दो या जंजीर कह दो, उसने बांध रखी थी। अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, लगता है उसको जस्टिस नहीं मिला है, तो उस जंजीर को आगे खींच ले और वो आकर के इसको जस्टिस देगा। ही इंस्टॉल द लॉन्ग गोल्डन चेन ऑन द वॉल ऑफ हिज प्लेस हिज पैलेस, declared that any person who had been unjustly treated could pull the chain and seek justice from the king। ठीक है ना, अगर किसी को लगता है कि उसको न्याय नहीं मिला है तो उस चैन को, जंजीर को आगे खींचे और मुझसे न्याय ले। जहांगीर वॉज एबल टू कंकर्ड मेवाड़, इसने मेवाड़ पे जीत हासिल करी। टू एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स ऑफ इंग्लैंड, कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रो, ये ध्यान रखिए, नाम इनके याद रखिएगा, ये जहांगीर के ही टाइम में आए थे, विजिटेड द मुगल कोर्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। फिर जहांगीर ने इनको अंग्रेज खान की उपाधि भी दी थी। दे वांटेड टू ऑब्टेन फेवरेबल ट्रेड कंसेशन फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे अपना फैक्ट्री लगाए और इनसे कुछ जहांगीर से अपने रिलेशन मजबूत कर रहे थे और कंसेशन चाहते थे, कुछ छूट चाहते थे। ठीक है, इसलिए फिर क्या हुआ, द पोर्चुगीज हैज ऑल्सो बिकेम द पावरफुल, पोर्चुगीज भी आ चुके थे। पोर्चुगीज कहाँ आए थे, गोवा में आए थे पोर्चुगीज। ठीक है, उसके बाद जहांगीर के बाद बनता है शाहजहां। शाहजहां आता है, शाहजहां ascended the throne after a brief struggle of power. Noor Jahan wanted to place her son-in-law on the throne. However, Shah Jahan, after killing his contender and some royal princess, occupied the throne. ठीक है, जो इसके जो बराबरी के लोग थे, कंटेंडर मतलब जो इसके कंपिटिटर थे कह सकते हैं, उसको जो जो थ्रोन पे बैठने के काबिल थे, उसने पहले इन सबको ख़त्म किया, रास्ते से हटाया कि पहले इनको ख़त्म करो, हम खुद बैठेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर ये अपने सिंहासन पे बैठा। ड्यूरिंग द रीगन ऑफ शाहजहां, द पोर्चुगीज स्ट्रेंथन देयर पोजीशन इन इंडिया, पोर्चुगीज ने अपनी पावर बढ़ा ली थी इंडिया में। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म इन 1602 इस्टेब्लिश ट्रेडिंग यूनिट एट सूरत। अब देखो, सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना ली, एक यूनिट बना ली, है ना। अहमदाबाद, कोचीन, पटना, आगरा, नागपट्टनम। ठीक है, लेटर द इंग्लिश मतलब कि अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम सुप्रीम पावर इन कंट्री। इसके बाद इसकी पावर बढ़ती गई, क्योंकि ये हर जगह अपने पोजीशन को बढ़ाते रहे। हिज period is known for the construction of various monuments and structure. However, this drained the royal treasury. ठीक है, रॉयल ट्रेजरी जो भी इसका जो भी कह सकते हैं जो खजाने थे उसको उसने बर्बाद करने की कोशिश की, ऐसा माना जाता है। उसने बहाया, पानी की तरह पैसा बहाया। फिर क्या किया इसने, जब वो ख़त्म हुआ तो इसने टैक्स बढ़ाए।
द टैक्स ड्यूरिंग हिज पीरियड वर इंक्रीज टू 1/2, 50% टैक्स कर दिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स क्या हो जाएगा, इसने टैक्स बढ़ा करके 1/2 कर दिया, मतलब कि 50% कर दिया ऑफ द प्रोड्यूस। हिज लॉन्ग रिग्न प्रोवाइडेड peace and stability to the empire. The Mughal lost control of Kandahar during this period, which could never regained by them. जब कांधार इनके हाथ से निकल गया तो वापस कभी नहीं आया। इसके बाद आता है औरंगजेब, जो सबसे खराब सुल्तान माना जाता है, किंग माना जाता है। शाहजहां वॉज सक्सीडेड बाय औरंगजेब इन 1659। औरंगजेब ऑक्यूपाइड द थ्रोन आफ्टर फियर्स स्ट्रगल। ठीक है, मतलब कि भयंकर स्ट्रगल के बाद इसको मिला फॉर पावर विथ हिज ब्रदर एंड फादर। हिज लॉन्ग reign of 50 years was marked by various war and annexation. He spent the last 25 years of his reign in fighting battle and annexed the state of the Deccan. मतलब ये कहा जा सकता है कि औरंगजेब की जो जितना भी ये टाइम था, पूरा लड़ते झगड़ते ही निकला है ना। कभी कहीं कभी कहीं लड़ते झगड़ते निकला। ये बहुत खतरनाक टाइप का आदमी था। इसने अपने फादर को भी जेल में डाल दिया था। ही रिवर्स द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ अकबर। अकबर ने क्या किया था, अकबर ने जजिया को हटा दिया था। अगर आपको अभी आगे मिलेगा, अकबर ने जजिया हटा दिया था। जजिया एक टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम को देना पड़ता है, जैसे हिंदू हो गए या कोई होगा और भी हो गए, उनको टैक्स देना पड़ता था। इसने क्या किया, ये टैक्स फिर से लगाया। अकबर के जो डिसीजन था उसको कैंसिल करके इसने अपना डिसीजन लिया कि ये जजिया को इसने फिर से लगाया। याद रखिएगा, जो टैक्स होता है रिलीजियस टैक्स नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, जितने भी नॉन मुस्लिम होते हैं वो औरंगजेब को टैक्स देंगे, या तो फिर मुस्लिम बचा या तो टैक्स थे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द मुगल एम्परर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट। औरंगजेब ही लास्ट जो था बहुत ही पावरफुल था, उसके बाद सब ऐसे ही थे। जो लेटर मुगल्स थे वो द सक्सेसर ऑफ द मुगल आर नोन एज लेटर मुगल्स। ठीक है, बहादुर शाह सक्सीडेड औरंगजेब इन 1707। द लेटर मुगल हैड टू फाइट न्यूमरस बैटल अगेंस्ट द अफगान रूलर एंड द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इनसे लड़ाई करते रहे, अफगान रूलर से लड़ाई हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी से लोगों से लड़ाई हुई, कुछ खास नहीं कर पाए लोग। उसके बाद जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे, मुगल अंडर शाह आलम सेकंड वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश इन बैटल ऑफ बक्सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैटल ऑफ बक्सर। किसके किसके बीच हुआ, शाह आलम और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है ना, याद रखिएगा, शाह आलम एंड इंग्लिश। और जीता कौन था, अंग्रेज लोग जीते थे। कब हुआ था, 1764 पे, बैटल ऑफ बक्सर 1764, याद रखिएगा। ग्रेजुअली द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर इन इंडिया। फिर क्या हुआ, अब जब ये कमज़ोर हो गए तो कोई ना कोई तो मजबूत होगा ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मजबूत होती रही, अंग्रेज मजबूत होते रहे। एंड द मुगल एम्पायर डिक्लाइन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। समय के साथ साथ ये भी कमज़ोर होते रहे। बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। जो सबसे लास्ट रूलर थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े भी थे 1857 के रिवॉल्ट में। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हिज सन्स एंड ग्रैंडसन शूट डेड। इनके जितने इनके सन और ग्रैंडसन जो सबको मार दिया गया, और इनको जो है इनको म्यांमार के रंगून में भेज दिया गया। देखिए लिखा है ना, एंड वॉज पेंशन ऑफ, इनकी जो पेंशन थी वो भी खत्म कर दी गई, इनको रंगून भेज दिया गया म्यांमार के बाय द ब्रिटिश, वेयर ही डाइड 1862। जो भी 1862 में इनकी डेथ भी जाती है। हिज डेथ मार्क द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर। क्या हुआ फिर, जिनकी डेथ होते ही होते, इनकी डेथ मतलब इनके मरने के साथ साथ मुगल एम्पायर भी मर गया, ख़त्म हो गया। अब बात आती है, हम लोग इनके एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मुगल एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत से एग्जाम में पूछा भी जाता है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का स्टूडेंट देख रहा है तो। द मुगल एम्पायर वॉज हाईली सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज मीन्स इसके सारे पावर जो थे वो किंग के पास होते थे, ठीक है। मुगल किंग्स वर कंसीडर्ड द वाइस रीजेंट ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। अपने आप को देवता समझते थे, कह सकते हैं कि भगवान का दूत मानते थे, अल्लाह का दूत मानते थे। द किंग वॉज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी एंड आर्मी।
वो इन सब का हेड होता था, किंग। ही वॉज सपोज टू बी बेनिवोलेंट टूवर्ड्स हिज सिटीजन। ठीक है, बेनिवोलेंट आया है, इसका मतलब होता है लोगों की भलाई के लिए, भलाई करने वाला, है ना। तो ये ऐसा माना जाता था, ही वॉज सपोज टू बी बेनिवोलेंट टूवर्ड्स द हिज सिटीजन। ड्यूरिंग द रूल ऑफ बाबर एंड हुमायूं, वकील नाम का एक पोस्ट होती थी जो प्राइम मिनिस्टर होता था। वकील वॉज प्राइम मिनिस्टर हु वॉज इंटरेस्टेड विथ वाइट पावर, है उसके पास बहुत सारी पावर होती थी। टुक इम्पॉर्टेंट सिविल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी ले सकता था, सिविल डिसीजन, सिविल डिसीजन मतलब जो वहाँ के रीजन होते थे वहाँ के लोकल, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग काम करते थे, जैसे कि आर्मी हो गई या और भी लोग हो गए काम करते थे, उसका डिसीजन ये ले सकता था। द पावर ऑफ वकील डिक्लाइन ड्यूरिंग द रीन ऑफ अकबर, अकबर के जैसे टाइम आया तो ये फिर डिक्लाइन होता रहा, इनकी पावर फिर धीमे धीमे कम होती रही अकबर के शासनकाल में। ठीक है, दीवान फिर नाम का एक पोस्ट थी। दीवान वॉज द हेड ऑफ द रिवेन्यू डिपार्टमेंट, रिवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड होता था उसको दीवान कहते थे। केप्ट रिकॉर्ड ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जितने भी खर्च और कमाई थी उसका हिसाब किताब रखता था। कहाँ का? स्टेट का। एक काजी होता था, काजी काम था जुडिशियल डिपार्टमेंट, ये जस्टिस देने का काम करते थे। ठीक है, अंडर अकबर द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 12 प्रोविंसेस। अब समझिए जरा, अकबर होगा उसके नीचे 12 प्रोविंसेस थी। ठीक है, जिसको हम लोग सूबा के नाम से जानते थे, सूबा। अब देखिए, विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू सरकार, सूबा को फिर सरकार में डिवाइड कर दिया गया, और सरकार डिवाइड हो गई किसमें? महल्स में। तो देखो सबसे पहले क्या था, अकबर के नीचे 12 प्रोविंसेस थी जिसको बोलते हैं सूबा, सूबा ब्रेक हुई सरकार में, सरकार ब्रेक हुई महल्स में। ठीक है, अ गवर्नर और सूबेदार वॉज इन चार्ज ऑफ द प्रोविंसेस। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इक्ता और इक्तेदार, कुछ हद तक वैसे मिलता है। ही हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द प्रोविंसेस, जो इनकी प्रोविंसेस होती थी, एंड इंश्योर स्मूथ कलेक्शन ऑफ रिवेन्यूज, रेवेन्यू ऑफ प्रोविंसेस वर लुक्ड आफ्टर बाय द दीवान, वही दीवान कलेक्ट करता था। ठीक है, दीवान कौन था? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड। और सूबेदार कौन था? उस सूबे का हेड। समझ में आ गया ना? अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ऑफ द प्रोविंसेस वर फौजदार, कोतवाल, बख्शी, सदर काजी एंड मुहत्तसिब। ठीक है, ये थे ऑफिस, ऑल दिस ऑफिसर वॉल अपॉइंटेड बाय द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि जो अकबर या अकबर के साथ में रहने वाले मंत्री लोग वो अपॉइंट करते थे। फिर यहाँ पे था मनसबदारी सिस्टम आया, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। द टर्म मनसब मीन्स ऑफिस और रैंक, एंड द पर्सन हु ऑक्यूपाइड दिस ऑफिस और हेल्ड द रैंक कम टू बी नोन एज मनसबदार। ठीक है, फिर समझिए, द टर्म मनसब मीन्स ऑफिस और रैंक, एंड पर्सन हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस, जो देखिए एक रैंक है मनसब, और जो उस ऑफिस को संभाल रहा है, जो उसका हेड है, वो कौन होगा? वो मनसबदार होगा। अब मनसबदार मेंटेन हॉर्समैन और सोल्जर डिपेंडिंग ऑन हिज रैंक इन द कोर्ट। ठीक है, वो इसको मैनेज करता था, मेंटेन करता था। सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सिस्टम वर, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि हम लोग देखना चाहिए। द ऑफिशियल इन द रॉयल सर्विस वॉज गिवन अ रैंक और मनसब डिपेंडिंग ऑन द नेचर इज वर्क। ऐसा नहीं सबको सैलरी बराबर मिलेगी, उसके काम के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती थी। ठीक है, जो उसका काम है, जो उसकी रैंक है, ऐसा नहीं सबको बराबर दी जाए। वाइल द मनसबदार ऑफ लोअर कुड मेंटेन अप टू 10 हॉर्समैन। ठीक है, 10 हॉर्समैन का काम उनको देखना होता था, और जो मनसबदार होते थे हाई लेवल के, वो 7000 हॉर्समैन को देखते थे, संभालते थे। द मनसबदार वॉज अपॉइंटेड बाय द किंग, इनके अपॉइंटमेंट किंग करता था, किंग देखता था कौन मनसब बनेगा। द किंग हैड द पावर ऑफ प्रमोट और डिसमिस देम,
किंग के पास वो पावर होती थी, या तो इनको और प्रमोट कर सकता है या तो इनको डिसमिस कर सकता है, नौकरी से बर्खास्त कर सकता है। द किंग पेड हिज मनसबदार्स इन द फॉर्म ऑफ जागीर। जागीर का मतलब होता था कुछ लैंड देने के पीस, जैसे वहाँ पे देते थे, यहाँ पे क्योंकि कैश नहीं होगा इतना ज़्यादा इसलिए जागीर देते थे। फिर इनका जागीर का जो हेड होता था उसको जागीरदार बोलते थे। द रिवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द जागीर कुड बी यूज्ड बाय द मनसबदार टू पे हिज हॉर्समैन। अब देखिए, जो जागीर से जो रिवेन्यू आएगा वो मनसबदार लेगा, और वो किसको पे करेगा? हॉर्समैन को पे करेगा। द मनसबदार हैड टू राइट टू कलेक्ट ओनली फिक्स अमाउंट ऑफ रिवेन्यू। जो मनसबदार होगा उसका एक फिक्स अमाउंट होगा, है ना? कहाँ से रिवेन्यू जो आएगा? कहाँ से? जागीर से, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। एंड हैड नो पावर ऑफ एडमिनिस्टर देम, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, उसका सिर्फ और सिर्फ काम है रिवेन्यू कलेक्ट करना जागीर से। ड्यूरिंग द reign of औरंगजेब द नंबर ऑफ मनसबदार इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी, दिस रिजल्ट शॉर्टेज ऑफ जागीर। अब देखिए, मनसबदार बढ़ते रहे तो जागीर कम हो जाएगी, जागीर कम आएगी, ठीक है। फिर लैंड रिवेन्यू सिस्टम। राजा टोंडरमल वॉज द रिवेन्यू मिनिस्टर। देखिए, अब याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टोंडरमल बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर हैं, अक्सर पूछ लिया जाता है टोंडरमल कौन थे या किसके रीन में थे, किसके शासनकाल में थे। तो राजा टोंडरमल रिवेन्यू मिनिस्टर थे अकबर के रीजन में, अकबर के टाइम में, ठीक है। इंट्रोड्यूस सम इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म इन द रिवेन्यू सिस्टम। द मेन फीचर ऑफ द रिवेन्यू सिस्टम टाइम वर वो ये है, देखिए। लैंड वॉज सर्वेड एंड वॉज मेजर्ड विथ बैम्बू स्ट्रिंग अटैच विथ आयरन रिंग। उसमें आयरन रिंग होती थी और एक मतलब फिक्स लेंथ का था बैम्बू, आयरन रिंग होती थी, उससे चेक किया जाता था। और जो कल्टीवेटेड लैंड होगी उसको कैटेगराइज किया गया 4 काइंड्स में। एक्सट्रीमली फर्टाइल, फर्टाइल, मिडिल फर्टाइल एंड बैड, मतलब कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे खेती हो, जहाँ पे नॉर्मल हो, मतलब कि ठीक ठाक हो, जहाँ पे नॉर्मल हो, और यो जो कि बिल्कुल बेकार हो। इस 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। टू कैलकुलेट द लैंड रेवेन्यू टू बी पेड द एवरेज प्रोड्यूस ऑफ लास्ट 10 ईयर। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लैंड रेवेन्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता था? लास्ट के 10 ईयर के एवरेज निकाला गया, उस एवरेज के अकॉर्डिंग ही वो लेते थे। द रेवेन्यू वॉज फिक्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज, और जो एवरेज निकल के आया रेवेन्यू का, जितना भी निकल के आया वही लिया जाएगा, ठीक है। 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस वॉज टू बी पेड एज द रेवेन्यू विच कुड बी पेड आइदर इन कैश और इन काइंड। मतलब 1/3 तो आपको देना ही देना है, जो बाद में 1/2 भी कर दिया, 1/2 कर दिया गया था, है ना, औरंगजेब के टाइम में। ये तो देना ही देना, या तो कैश के फॉर्म में दो या तो किसी और के फॉर्म में दो, गोल्ड हो या कुछ और हो। इन कैश, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ क्रॉप बिकॉज ऑफ ड्राउट, सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, द स्टेट एडवांस लोन टू बी फार्मर, लोन उनको मिल जाया करता था। सोशल डिपार्टमेंट देखिए, सोशल डेवलपमेंट्स क्या थी, सॉरी डेवलपमेंट्स है। सोसाइटी अंडर द मुगल वॉज कंट्रास्ट ऑफ रिच एंड पुअर, पुअर और रिच के बीच में काफ़ी भेदभाव थे। द किंग ऑक्यूपाइड द हाइएस्ट सोशल रैंक इन द कंट्री, जो किंग होगा जाहिर से हाइएस्ट था। द नोबल एंड एरिस्टोक्रेट एंजॉयड द प्रिविलेज एंड लिव्ड अ लग्जीरियस लाइफ। जितने भी नोबल पर्सन थे, जितने भी एरिस्टोक्रेट थे, मतलब राइस ज़्यादा लोग थे, उन्हीं को असली प्रिविलेज मिलती थी, वही अपनी लग्जीरियस लाइफ जिया करते थे। बिलो द नोबल वर द पीपल बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास इज कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट, ट्रेडर एंड रिच पीसेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी बिलोंग टू द लोवेस्ट स्ट्राथ, मतलब बहुत ज़्यादातर लोग लोवेस्ट ही थे। द लाइफ वॉज हार्ड एंड दे हैड टू ट्वेल्व थ्रू आउट द डे टू अर्न देयर लाइवलीहुड, मतलब वो सुबह शाम तक अपने जीवन यापन के लिए ही काम किया करते थे। दे वर सप्रेस्ड बाय रिवेन्यू कलेक्टर, रिवेन्यू कलेक्टर लोग उसको बहुत परेशान करते थे, ठीक है, मतलब उसको पीड़ित करते थे, कह सकते हैं। टूवर्ड्स द एंड ऑफ शाहजहां रूल द लाइफ ऑफ पीजेंट हैड बिकम माइजरेबल। फिर ये इनकी जो लाइफ थी और ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब जो किसान थे, पीजेंट मतलब किसान होता है ना, पीजेंट मीन्स किसान, किसानों की
जिंदगी और बदतर हो गई। दे नॉट ओनली हैड टू पे इंक्रीज टैक्स बट ऑल्सो अप्रेस बाय प्रोविंशियल गवर्नर। एक तो इनको टैक्स भी देना पड़ता था, ऊपर से इनको और ज़्यादा उत्पीड़ित किया जाता, बहुत परेशान किया जाता था। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू मेन रिलीजन। कौन कौन सा? हिंदू एंड मुस्लिम। सोसाइटी दो मेन रिलीजन में डिवाइड थी, हिंदू और मुस्लिम में। अंडर अकबर द हिंदूज इंजॉयड ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए अकबर ने क्या किया था, अकबर ने सबको बराबर कर दिया, तो हिंदू अभी तक दबे कुचले थे, उनको काफ़ी ग्रेटर फ्रीडम मिली, तो काफ़ी उनको अच्छा लगा। मुगल सोसाइटी लार्जली गिव्स अस अ पिक्चर ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिलीजियस हार्मनी एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। मुगल एज एन इंटीग्रेटिंग फोर्स, ये देखते हैं हम लोग। अकबर इज नोन फॉर हिज पॉलिसीज ऑफ रिलीजियस टॉलरेशन। हिज पॉलिसीज क्रिएटेड अ स्पिरिट ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस and he took numerous steps to promote social and religious harmony among the people. Some these measures were, देखिए यहाँ पे क्या था, जो अकबर की पॉलिसीज थी ना, वो थोड़ी सी सहन शक्ति वाली थी, वो ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली नहीं थी, वो कट्टरतावादी नहीं थी। अकबर कट्टर नहीं था, ये कह सकते हैं, ठीक है ना। उसने कुछ रिलीजियस स्टेप भी लिए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो कि क्या क्या है। अकबर एबॉलिश द पोल टैक्स और जजिया। अभी देखिए हम लोग ने पढ़ा था ना, अकबर ने जजिया हटा दिया था कि जजिया नहीं लिया जाएगा नॉन मुस्लिम से, लेकिन औरंगजेब ने जजिया फिर स्टार्ट करा दिया। ही ऑल्सो एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग प्रिजनर्स टू इस्लाम। जितने भी जेल में रहते थे कन्विक्टेड लोग, उनको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता था, तो अकबर ने ये भी मना किया है, नहीं ये गलत है, किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में नहीं कन्वर्ट करना है। अकबर इंक्लूडेड मैनी हिंदू इनटू नोबलिटी, मतलब नोबल पर्सन है, बहुत से हिंदुओं को अकबर ने रखा। मैनी राजपूत प्रिंसेस एंड हिंदू वर गिवन हाई मनसब, तो उनको काफ़ी अच्छी मनसब मिलती थी। अकबर बिल्ट अ हॉल ऑफ प्रेयर। अकबर ने हॉल ऑफ प्रेयर बनाया, इबादत खाना, जहाँ पे सब लोग आकर के अपनी इबादत करते थे। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में 1575, ठीक है। इबादत खाना, इबादत का मतलब होता है प्रेयर। थियोलॉजियंस बिलोंगिंग टू, यहाँ पे थियोलॉजियंस कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो स्पिरिचुअल के बारे में, या फिर थियोलॉजी जो शास्त्र होते हैं ना, उसके बारे में जो पढ़ाई करते हैं, शास्त्रों के बारे में, शास्त्रार्थ कह सकते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। वेरियस रिलीजन वर इन्वाइटेड टू दिस हॉल। बहुत सारे, ऐसा नहीं सिर्फ मुस्लिम के लिए था, सबके लिए था। अकबर डिस्कस वेरियस रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर विद देम। अकबर अलग अलग मैटर डिस्कस किया करता था, ठीक है। डिक्लेरेशन और मजहर वॉज इशूड बाय अकबर विच डिक्लेयर्ड हिम एज अ फाइनल आर्बिट्रेटर इन द रिलीजियस मैटर। देखिए क्या करता है यहाँ पे, जो अकबर था ये अपने हिसाब से रूल बनाया करता था। देखिए अभी क्लास 9th में हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे तो इसमें भी अकबर की बहुत सारी गलतियाँ आती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं अकबर ने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ करी, ठीक है। उसमें से अकबर ने क्या किया, अकबर ने एक नया रिलीजन बनाया, उसका नाम था दीन इलाही। अकबर फाउंडेड द रिलीजियस ऑर्डर कॉल्ड दीन इलाही। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वननेस ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक, जो भी है उसने इस हिसाब से बनाया। इट स्ट्रेस ऑन करेज, लॉयल्टी एंड जस्टिस, यहाँ पे इसने जोर दिया। अकबर बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल और पीसफुल को एक्सिस्टेंस। सुलह और कुल का मतलब होता है पीसफुल रहना, सब लोग है ना। दीन इलाही जो रिलीजियन था, इसमें सबसे पहले जिसने एंट्री ली थी, जो सबसे पहले जिसने एक्सेप्ट किया था, वो थे बीरबल, उसके बाद अकबर आए थे, ये रखिएगा। अकबर सेटअप ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेटिंग संस्कृत, अरेबिक, ग्रीक इनटू पर्शियन। अकबर ने क्या किया, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया, मतलब कि जाहिर सी बात है संस्कृत के बहुत सारे शास्त्र हैं, अरेबिक में हैं, ग्रीक में, इन सबको इसने पर्शियन में बनाया कि लोग पारसी लोग अच्छे समझते थे तो पढ़ पाए। ऐसे रामायण, महाभारत, गीता एंड अदर टेक्स्ट वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, ये अकबर ने करवाया। सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ही प्रोहिबिटेड द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड लेजिस्लाइट द रिमैरिज
ऑफ विडोज। अब देखो इसने क्या किया, सती प्रथा को ख़त्म कराया और लीगलाइज कराया रीमैरिज ऑफ विडो। विडो पहले शादी नहीं करते थे, अब ये मैरिज कर सकती थी, ठीक है, दोबारा से विडो लोग। सती क्या था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बताया था, ही डिड नॉट इनकरेज चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज को इसने इनकरेज नहीं करी, उसको बल्कि ख़त्म करने की कोशिश करी। तो इसने क्या किया, एक मिनिमम एज डिसाइड कर दी मैरिज के लिए। गर्ल्स के लिए जो एज थी वो बढ़ा करके 14 ईयर कर दी और बॉयज़ के लिए 16 ईयर कर दी, ठीक है। कंसेंट ऑफ बोथ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वॉज नेसेसरी बिफोर मैरिज। ये भी बहुत अच्छी बात है, दोनों की रजामंदी होनी बहुत ज़रूरी है। टू एजुकेशनल रिफॉर्म ऑफ अकबर वर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले अकबर एम्फेसाइज ऑन द स्टडी ऑफ सेक्युलर सब्जेक्ट। ये ऐसा नहीं था सिर्फ इस्लामी पढ़ाओ, जैसे कि मैथमेटिक्स, लॉजिक, हिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। लॉजिक को हम लोग रीजनिंग बोलते हैं आजकल, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द स्टडी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर, ठीक है। अकबर सेटअप ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था। संस्कृत, अरबिक, ग्रीक इसने ट्रांसलेट कराया किसमें, पार्शियन ने। अच्छा, फीमेल की क्या कंडीशन थी, फीमेल एजुकेशन एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। फीमेल की एजुकेशन होती थी। वाइल गर्ल फ्रॉम रिच फैमिलीज, जो रिच फैमिली गर्ल होती थी वो घर पे ही प्राइवेट ट्यूशन्स लेती थी, और जो गर्ल्स होती थी बिलोंगिंग टू मिडिल क्लास वर एबल टू अटेंड द सेम स्कूल्स एज बॉयज़। वो एक साथ को एजुकेशन में पढ़ते थे, ठीक है। तो ये लेक्चर ख़त्म होता है, लेक्चर 46 मिनट से ऊपर हो चुका है। आप लोगों ने अगर पूरा सुना है तो अच्छे से समझ में आएगा, इसकी PDF ग्रुप में मिलेगी। थैंक यू।